गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट में करिकुलम डेवलपमेंट के जो भी स्टेप्स हैं, आज हम उसकी स्टडी करेंगे। तो पाठ्यचर्या, सबसे पहले हम पाठ्यचर्या का निर्माण करना क्यों आवश्यक है। तो पाठ्यचर्या की अपनी कुछ स्पेसिफिक हम इसकी विशेषताएं कह सकते हैं या कुछ मेन पॉइंट्स जो डिफाइन करते हैं करिकुलम को। ठीक है, तो करिकुलम में सबसे पहला है कि ये जब इसका निर्माण होता है तो निर्माण होने पर यह निरंतर परिवर्तनशील है। मतलब एक बार बनने के बाद ऐसा नहीं कि हम करिकुलम के लिए कह सकते हैं कि दैट इज ओके एंड वेल। करिकुलम को लेकर के हम ये शब्द प्रयोग में नहीं ला सकते। तो ये निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है इसकी। पहले तो करिकुलम हम इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं, वो होता है करिकुलम निर्माण की प्रक्रिया। ये भी ऐड कर सकते हैं हम इसमें प्रक्रिया। ठीक है, अब ये क्या है, निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जब एक बार करिकुलम का निर्माण हो जाता है, इट इज नॉट फाइनल करिकुलम। हम जो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है करिकुलम के रिफॉर्म के लिए, सुधार के लिए, वो होता है हमारी सोशल सिचुएशंस, यानी हमारी सामाजिक परिस्थितियां। ये सामाजिक परिस्थितियां क्या करती है, हमारे करिकुलम के रिफॉर्म के लिए कुछ हमें क्या देती है, गाइडलाइन देती है कि अब हमें हमारे करिकुलम का क्या करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है कि एक बार जब करिकुलम बनने के बाद, यानी पाठ्यचर्या बनने के बाद इसमें निरंतर सुधार भी होता है। हम इसमें निरंतर सुधार करते हुए इसका क्या करते हैं, फिर हम करिकुलम का विकास करते हैं सुधार के माध्यम से ही। और ये जो सुधार है ये किसके आधार पर होता है, छात्र के मूल्यांकन और उनकी आवश्यकता के अनुसार। क्योंकि स्पेसिफिक उसे पढ़ने वाला कौन है, करिकुलम किसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा, स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है, तो उसकी नीड्स और उसके असेसमेंट के आधार पर ही हम करिकुलम में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। साथ ही अब इसमें एक और फैक्टर आता है कि जब हम करिकुलम का रिफॉर्म करते हैं तो उसमें हमारे तार्किक अनुभव और चिंतन के आधार पर ही हम करिकुलम निर्माण की प्रक्रिया में इस प्रकार हमारे लॉजिकल थिंकिंग और हमारे एक्सपीरियंसेस हम करिकुलम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऑल आर एस्पेक्ट्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे करिकुलम को डिफाइन करते हैं, उसको बनाते भी हैं और उसमें परिवर्तन भी करते हैं, सुधार भी करते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो होता है लर्नर का। लर्नर के असेसमेंट और नीड्स के अकॉर्डिंग ही हम हमारे करिकुलम में डेवलपमेंट भी करते हैं, उसमें रिफॉर्म्स भी करते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन कि हमें क्यों जरूरत है। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि
पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों है, या पाठ्यचर्या जो निर्माण है या उसका विकास है उसकी आवश्यकता क्यों है, तब भी हमें इन्हीं पॉइंट्स को ही डिफाइन करना है। अब हम आते हैं पाठ्यचर्या विकास के सोपान। अब पाठ्यचर्या क्या है? एक पाठ्यचर्या का जो विकास है वो एक चक्रीय प्रक्रिया है। अब ये चक्रीय प्रक्रिया किस प्रकार से है, हम उसका एक सर्कल देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला आता है इसे एक पाठ्यचर्या विकास की चक्रीय प्रक्रिया। ठीक है, तो ये हम पाठ्यचर्या विकास की जो चक्रीय प्रक्रिया है इस चक्रीय प्रक्रिया में सबसे पहला आता है वो आता है परिस्थितियों का विश्लेषण। क्योंकि करिकुलम का निर्माण करने से पहले हमें हमारे सोशल जो सिचुएशंस हैं उन परिस्थितियों का क्या करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है। उसके बाद जो सेकंड आता है वो है उद्देश्यों का चुनाव। थर्ड जो आता है इसमें होता है पाठ्य वस्तु का चयन एवं व्यवस्था। अब नेक्स्ट इसमें जो आता है वो है 4 पॉइंट शिक्षण विधियों का चयन एवं व्यवस्था। और लास्ट जो स्टेप आता है वो है हमारा परीक्षण। मैं इसे रब कर रही हूँ, मिटा रही हूँ। परीक्षण परीक्षण एवं मूल्यांकन। तो हमारे ये सारे एक सर्कल है जो इस करिकुलम के डेवलपमेंट की प्रोसेस को बताते हैं, और इन्हीं का हम अब आगे स्टडी करेंगे वन बाय वन, किस प्रकार से जो इस सिचुएशन है हमारी सोशल सिचुएशन उसका एनालिसिस हम किस प्रकार से करेंगे। तो ऑल जितने भी स्टेप्स हैं हम उनका डिटेल में पर डे वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो ये सारे हमारे करिकुलम डेवलपमेंट के स्टेप्स हैं। अब सबसे पहला स्टेप हम आज लेते हैं आज की स्टडी में
पहला परिस्थितियों का विश्लेषण। आज हम इस सोपान की डिटेल में स्टडी करेंगे। अब परिस्थितियों का जो हमारी समाज की परिस्थितियां हैं, समाज की परिस्थितियां सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी सामाजिक परिस्थितियां। और ये सामाजिक परिस्थितियां क्या है? निरंतर परिवर्तनशील। और निरंतर परिवर्तनशील होने के कारण जो करिकुलम हमने बालकों की स्टडी के लिए बनाया है, उस करिकुलम का क्या करना पड़ता है? हमें समय समय पर सुधार करना पड़ता है, उसका डेवलपमेंट करना पड़ता है। कुछ चीजें जो रेलेवेंस नहीं है हमें हटानी पड़ती है और कुछ चीजें इन्वॉल्व करनी पड़ती है जो लेटेस्ट वर्तमान समय में रेलेवेंस भी है और हमारी सोसाइटी की नीड भी है। तो इस प्रकार सामाजिक जो परिस्थितियां हैं ये हमारे करिकुलम डेवलपमेंट के लिए एक पहला स्टेप है। साथ ही ये इसके आधार पर हमारा करिकुलम डेवलपमेंट का जो फॉर्मेट है वो भी चेंज होता है, क्योंकि इसमें करिकुलम में केवल कंटेंट हमारे पर्टिकुलर सिलेबस ही नहीं आते, बल्कि इसके साथ हमारी एनालिसिस तक एट द लास्ट हमारा इवैल्यूएशन तक की प्रोसेस का जो फॉर्मेट है वो भी चेंज होता है। अब इसके जो हमारी परिस्थितियां हैं एनालिसिस करने की वो दो प्रकार की हैं, उन्हें हम इस प्रकार से समझेंगे। ये सेकंड है, नाउ दिस इज फर्स्ट। अब ये फर्स्ट जो परिस्थितियां आती है वो आती है हमारी आंतरिक परिस्थितियां। और सेकंड जो आती है वो हमारी होती है बाह्य परिस्थितियां। अब ये आंतरिक और बाह्य जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां क्या करती है? हमारे करिकुलम के लिए जो एक फाउंडेशन जो जिसको हम कह सकते हैं उसका एक बेस प्रदान करती है। अब आंतरिक परिस्थितियों में सबसे इम्पोर्टेंट जो इस करिकुलम को ज्यादा अफेक्ट करता है वो है हमारी क्रियाएं और हमारी गतिविधियां। जो भी हम करिकुलम से रिलेटेड स्टार्टिंग करते हैं, तो ये गतिविधियां और हमारी एक्टिविटीज क्या करती हैं? हमारी इस आंतरिक परिस्थितियों के अफेक्ट करने के कुछ एलिमेंट्स ऐसे निर्धारित करती है जिससे हमारी परिस्थितियों का एनालिसिस करने में हमें हेल्प मिलती है। तो अब वो कौन सी गतिविधियां और एक्टिविटीज है और इन गतिविधियों को करता कौन है? तो इन गतिविधियों को जो करता है वो सबसे पहला है शिक्षक, क्योंकि हम करिकुलम किसके लिए एस्टैब्लिश करते हैं या बनाते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षक को भी सुविधा हो, दूसरा है लर्नर यानी हमारा छात्र, नेक्स्ट आता है हमारा प्रधानाध्यापक जो हमारे करिकुलम से रिलेटेड डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होते हैं और उसी के बेसिस पे पूरी विद्यालय की समस्त गतिविधियों का संचालन करते हैं। साथ ही अब ये प्रधानाध्यापक है, इस साथ ही अब इसके अंदर और जो अफेक्टेड एनवायरनमेंट है हमारे स्कूल का, जो इसी के आधार पर सृजित किया जाता है, निर्मित किया जाता है, किसके आधार पर? करिकुलम के आधार पर। तो विद्यालय का वातावरण भी हमारी उस एक्टिविटी में आता है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, यानी हमारी पाठ्य
वह भी क्या होती है, इन गतिविधियों में शामिल होती हैं। तो ये सब मिलकर के यही क्रियाएं और गतिविधियां हमारी आंतरिक परिस्थितियों के अंतर्गत आती हैं, जिसे इन वर्गों द्वारा संपादित किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है हमारे प्रधानाध्यापक का, क्योंकि प्रधानाध्यापक पे ही सारा मदार होता है अपने विद्यालय के वातावरण का, जिसमें विभिन्न भवन है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, सारी बेसिक सुविधाएं हैं, जिसमें शैक्षिक और को करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी हमें साधन सुविधाएं चाहिए उसको अवेलेबल कराने का सारा इनका ही मदार होता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है शिक्षक का। शिक्षक ही वो है स्रोत जो बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए इस पाठ्यचर्या को मीडियम बना करके उसका हस्तांतरण स्टूडेंट्स के लिए करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब प्रधानाध्यापक इसलिए, क्योंकि प्रधानाध्यापक का इंपॉर्टेंट रोल इसलिए हो जाता है क्योंकि वही उसी के आधार पर समस्त विद्यालय का वातावरण प्रभावित होता है। स्कूल का जो परीक्षा परिणाम है वह भी इस पर निर्भर करता है, करिकुलम पर ही। उससे ही हेडमास्टर का भी रोल देखा जाता है कि हेडमास्टर भी कितना या प्रधानाध्यापक भी कितना समर्पित है अपने कर्तव्य के साथ, जो भी स्टडी है वो करवा रहा है। शिक्षकों के साथ भी इसका क्या है, मधुर संबंध है, क्योंकि जब तक मधुर संबंध नहीं होगा तो जो एक कोऑर्डिनेशन बनाते हुए विद्यालय का जो समस्त एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है वो नहीं हो सकता और उसका प्रभाव लर्नर पे भी पड़ता है। तो ये सारी बातें और आपस में समस्त जो रिसोर्सेज हैं उसका आपस में कोऑर्डिनेशन करते हुए इस पूरे करिकुलम का संचालन करने का मदार भी प्रधानाध्यापक का ही होता है। अगर हेडमास्टर किसी कार्य में अच्छी तरह से रुचि और समर्पित भाव से काम करते हैं तो उसका इफेक्ट शिक्षक पे भी पड़ता है। शिक्षक भी अपने समस्त उत्तरदायित्व और कर्तव्यों को पूर्णतः इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाते हैं, करते हैं, अदर जो स्कूली वर्क है उनको, और शिक्षक को देख करके ही शिक्षक का प्रभाव लर्नर पे पड़ता है। तो इट्स मीन ऑल ओवर एनवायरनमेंट जो है पूरा एजुकेशनल का हो जाता है और जिसका प्रभाव ये होता है कि हमारे जो शैक्षिक क्रियाएं हैं और को करिकुलर क्रियाएं हैं वो पूरी अच्छी तरह से संपादित होती है और एट द लास्ट उसका परिणाम ये होता है कि जो रिजल्ट स्कूल का जाता है वो 100% जाता है। तो सारा मदार किसमें हो गया, प्रधानाध्यापक पे। अब ये तो एक फैक्टर हुआ जो हमारी और ये सारे क्या है हमारी करिकुलर डेवलपमेंट के लिए इंटरनल सिचुएशन क्रिएट करने वाले हैं। यही बताएगा कि करिकुलम में कहाँ रिफॉर्म करना है, लर्नर्स की नीड्स के आधार पर, उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर वो बताएगा कि इसमें यहाँ सुधार की आवश्यकता है या अब करिकुलम में हमें रिफॉर्म करना चाहिए। और इसका बेसिस और इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो रहेगा हमारे हेडमास्टर का रोल। वह इस पाठ्यचर्या की समस्त गतिविधियों से खुद पर्सनल अवगत होता है, तो यह भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इनके द्वारा जो दिए गए रिफॉर्म्स है उनको आगे की हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने में जो करिकुलम का सुधार करने के लिए जो कमेटी गठित की गई है, तो इंटरनल एस्पेक्ट को ये दोनों मिलकर के आगे कन्वे करेंगे और आगे बताएंगे कि पाठ्यचर्या में इस प्रकार का सुधार होना चाहिए। तो ये इंटरनल एस्पेक्ट है हमारे करिकुलम को रिफॉर्म करने के लिए। अब आता है सेकंड हमारा बाह्य एस्पेक्ट। अब बाह्य एस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा सामाजिक परिवर्तन। सेकंड आता है हमारा राजनीतिक परिवर्तन। और थर्ड आता है हमारा आर्थिक
परिवर्तन। अब ये तीनों फैक्टर मिलके ही हमारे सोशल है, पॉलिटिकल है एंड इकोनॉमिकल है, ये तीनों चेंजेस मिलकर ही हमारे करिकुलम का डेवलपमेंट करते हैं, उसमें रिफॉर्म करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्हें क्या चाहिए था, हमारे देश में जो लेबर क्लास है, जो व्यक्ति है, उनके लिए उनको सिर्फ मुंशी चाहिए थे, जो अपने समझ में आने वाली भाषाओं को ट्रांसलेट करके हमें अपने लिए सहयोगी बन सके। इस तरह के व्यक्ति चाहिए, ऐसे भी जो लीडरशिप की क्वालिटी रखें। तो उन्हें केवल एक मुंशी की, एक क्लरिकल स्टाफ की ही आवश्यकता थी। तो उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली में जो सुधार किया, वो जो हंटर आयोग, वो हंटर कमीशन है, लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति है, वो इसी तरह की बनाई गई जिसमें केवल अंग्रेजों के लिए मुंशी या लिपिकीय वर्ग तैयार हो सके। तो ये सारे जो रिफॉर्म है पहले हमारे सोशल में आए, उसके बाद सीधा इम्प्लीमेंटेशन हुआ एजुकेशन पे, फिर सोशल चेंजेस ही आगे जाकर के पॉलिटिकल चेंजेस का कारण बनते हैं। क्योंकि समाज में अगर फॉर एग्जांपल हम राजस्थान के इलेक्शन का एग्जांपल लेते हैं, तो समाज में परिवर्तन, उनकी सोच और सकारात्मकता में परिवर्तन आते ही हर साल कभी हर 5 साल में बीजेपी और हर 5 साल में कांग्रेस की सत्ता स्थापित होती है। तो सोशल परिवर्तन ने ही क्या कर दिया, हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट में परिवर्तन कर दिया। और सोशल में जब मेन फैक्टर ही हमारा सोशल चेंजेस है, अगर सोशल चेंजेस आते हैं तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल दोनों फैक्टर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। इसका इकोनॉमिकल फैक्टर का एक और चेंज कर एग्जांपल दे सकते हैं कि जब समाज में किसी प्रोफेशन का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है या ज्यादा उसकी डिमांड हो जाती है समाज के द्वारा। फॉर एग्जांपल पहले एमबीए की बहुत डिमांड थी, तो एमबीए की डिमांड होने के कारण बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए और एमबीए के करिकुलम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। लेकिन जैसे ही डाउनफॉल हुआ, अगेन अभी 20वीं शताब्दी के अंतर्गत हमारे कंप्यूटर एरिया आईसीटी के अंदर ज्यादा एक तरह से एक्सप्लोजन हुआ ज्ञान का, और साथ ही कंप्यूटर ने आईसीटी के एरिया में एक क्रांति ला दी। तो सभी जने उस तरफ मूव हुए, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज को करने पर जॉब जल्दी मिलने लगी। जॉब मिलना मींस इकोनॉमिकल फैक्टर। अब ये इकोनॉमिकल फैक्टर कहां से आया, चेंज होकर के थॉट सोशल से। जब लोगों ने इस चीज के लिए कि कंप्यूटर के एरिया में अगर हम इस पर्टिकुलर कोर्सेज को करेंगे, ओ लेवल, ए लेवल या डीसीए या बीसीए, एमसीए, इस तरह के कोर्सेज करेंगे, तो हमें क्या होगा, जल्दी जॉब मिलेगी। और आगे आने वाले समय में, क्योंकि भविष्य की संभावनाएं भी दिखाई देती है कि आगे आने वाले समय में सभी एरिया में कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा और कंप्यूटर ऐसा काम करेगा जो ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते। तो इस भविष्य की संभावना ने क्या कर दिया, आगे जाकर इकोनॉमिकल चेंजेस भी ला दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसमें हमारी नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। इसके साथ ही हमारे जो एनसीएफ 2005 है, 1986 पॉलिसी ने क्या कर दिया, आगे जाकर के 2000 की करिकुलम और 2005 के एनसीएफ में अब इस तरह के चेंजेस ला दिए। तो ये सारी बातें कहां से आई, हमारे इस सोशल फैक्टर से। तो सोशल एक ऐसा फैक्टर है, अगर इसमें चेंज होता है तो हमारे राजनीतिक और आर्थिक इन दोनों एरिया में रिफॉर्म्स होना, चेंजेस होना चालू होते हैं। तो ये तीनों ही एरिया जब चेंज होते हैं तो हमारे करिकुलम में डेफिनेटली चेंजेस होते हैं। तो ये सारे आज की फर्स्ट जो स्टेप है परिस्थितियों का विश्लेषण करना, इसके अंदर ये हमने आज 2 फैक्टर को देखा है। इसमें एक आंतरिक परिस्थिति है और दूसरी बाह्य परिस्थिति है। आंतरिक परिस्थिति हमारे विद्यालय से जुड़ी हुई थी और बाह्य परिस्थिति हमारे इन 3 चेंजेस को लेकर के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो एक और है, हमारे आज के समय में अकादमिक शिक्षा की जगह ये अकादमिक शिक्षा के स्थान पर हमारा जो इम्पोर्टेंट हो गया है वो हमारे व्यावसायिक शिक्षा।
क्योंकि आजकल सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के करिकुलम डेवलप किए जा रहे हैं। अब इसमें सोसाइटी की नीड में आज हमारे करिकुलम में जनसंख्या वृद्धि, आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण जिसे कहते हैं, पर्यावरण शिक्षा, और आज के इस वैश्विक महामारी के दौरान में आज जैसे ये पैंडेमिक आ गई है, तो मे भी आगे जाकर के इसे भी करिकुलम में इन्वॉल्व कर दिया जाए, जो कि सोसाइटी की ही एक नीड है। इसके साथ ही पीस एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, इसको भी करिकुलम में इन्वॉल्व किया जा रहा है, चैप्टर के माध्यम से या पर्टिकुलर स्पेसिफिक करिकुलम डेवलप किया जा रहा है। तो ये सब चेंजेस जो आ रहे हैं हमारी सोसाइटी से आ रहे हैं, और सोसाइटी के ही जो चेंजेस हैं वो पॉलिटिकल चेंजेस में भी हो जाते हैं और इकोनॉमिकल चेंजेस को भी प्रभावित करते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, इस पाठ्यक्रम जो डेवलपमेंट है हमारा, इस डेवलपमेंट को ये सब चेंज लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आज का असाइनमेंट आप लोगों का है। इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि पाठ्यचर्या विकास के प्रथम सोपान परिस्थितियों का विश्लेषण को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। आपको इसका उत्तर 250 वर्ड्स में देना है, ताकि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग भी आपकी तैयारी होती रहे। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट है आपके लिए कि आप जब भी कॉलेज आए अपने साथ 5-10 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। साथ ही अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव हेतु जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार द्वारा जारी की गई है, उसके पोस्टर बना करके स्लोगन इत्यादि के माध्यम से आप लोगों को अवेयर करने का कार्य कीजिए। जहाँ तक हो सके आप घर में रहिएगा और आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलिए, और फेस पे सदा मास्क लगा के रखिए, 6 फीट की दूरी लोगों से बना करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथों को सैनिटाइज करें, हाथों को बार-बार साबुन से धोएं। अगर कोई ऐसे बुखार, खांसी, छींक ऐसे जो ऐसे सिम्टम्स हो कोरोना वायरस से रिलेटेड अगर आपको लगते हैं तो आप जाकर के डॉक्टरी सलाह ले आए। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।